दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 के जीके पेपर का अध्ययन करेंगे। यह चौथा सेट है। इससे पहले 3 सेट का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। इन सभी सेट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1947 में हैदराबाद का निज़ाम निम्न में से कौन था? तो यह था उस्मान अली। 1947 में हैदराबाद का निज़ाम उस्मान अली था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? तो ये गुलजारी लाल नंदा कभी नहीं भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, जबकि जाकिर हुसैन, BD जत्ती और BB गिरी भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और भारत के ये जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में निधन हो गया था। उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जाए तो सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति रहे थे राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति बने रहे थे। उपराष्ट्रपति में गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत व भैरव सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं बन सके। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति बनने वाले थे BB गिरी। निर्विरोध उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा हैं डेमोक्रेट्स और डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक। तो पुस्तक भी आपको याद करना है, ये करंट अफेयर्स के पुस्तक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था? तो यह 8 ट्रेनों को रवाना किया गया था। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया ज़िला में स्थित है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसके निर्माणकर्ता थे राम बी सुतार। राम बी सुतार थे। देखिए लिखेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए सिर्फ सुनिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ? माता प्रसाद ये अरुणाचल प्रदेश के थे भूतपूर्व राज्यपाल जिनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। इसका अर्थ यही है। अगला प्रश्न है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप बनाया था? एक बराह का रूप बनाया था। ऑप्शन 2 डीपली प्रश्न है। देखिए, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय थे भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा। इसे क्रांतिकारी की माँ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2021 में
निम्न में से किसे टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो संजीव कुमार को नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। पर्वतीय संरचनाओं। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो मलेरिया एक परजीवी के कारण होती है, मलेरिया। और मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तिल्ली प्रभावित हो जाता है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। घेंघा रोग किस की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है और गला ये इसमें फूल जाता है और इससे थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। प्लेग, देखिए प्लेग जहाँ होता है तो ये वाहक होता है, इसका वाहक चूहा होता है और जहाँ अधिकतर चूहा मरने लगता है तो वहाँ पर प्लेग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जाता है कि जहाँ अधिक ये चूहा मरना प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ से लोग जगह खाली कर देते हैं। प्लेग एक खतरनाक बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन 2 है, बस याद रखिए, बी एवं सी। बी एवं सी ये 2 विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। जबकि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो याद रखिए ए, डी, ई और के। एडेक याद रखिएगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जबकि विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन डी, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है आंवला में, अधिकतर खट्टे फलों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? पिष्टक का क्या अर्थ है? ये लंबा प्रवेश द्वार होता है, पिष्टक। ऑप्शन 4। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है रानी खेत में। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। अच्छा बताइए, जाम्बती कल्याणम की रचना किसने किया था? तो ये भी कृष्णदेव राय के द्वारा ही किया गया था। कृष्णदेव राय के बारे में कुछ जान लेते हैं। अच्छा बताइए, दरबार में अष्टदिग्गज का निवास किसके दरबार में था? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में ही था। अच्छा बताइए कि किसके दरबार में अष्टप्रधान का निवास था, यानी अष्टप्रधान रहते थे? तो ये शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान कहा जाए तो शिवाजी, जबकि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलुव वंश का सबसे महान शासक था। संगम राजवंश में 4 मुख्यतः आए थे, जिसमें तुलुव वंश, तो तुलुव वंश का सबसे महान शासक हुए थे कृष्णदेव राय। तो पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? कृष्णदेव राय किस वंश के महान शासक थे? तो तुलुव राजवंश के महान शासक थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में भारत आए थे डोमिंगो पायस। अच्छा बताइए, हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के ही द्वारा करवाया गया था। कृष्णदेव राय का अन्य नाम क्या है? एक उपनाम है कृष्णदेव राय का, जिसे कहते हैं आंध्र भोज। आंध्र भोज किसका उपनाम है? कृष्णदेव राय का उपनाम है आंध्र भोज। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी? तो इसका सही जवाब होगा
कंपेटिबिलिटी। ऑप्शन 1 सही है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित कौन है? तो ये है अनुच्छेद 279 का ए। 279 का ए है। 279 का ए में जीएसटी परिषद का प्रावधान है। तो जीएसटी कहते किसको हैं? तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जीएसटी का पूरा नाम, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी सर्वप्रथम 3 अगस्त 2016 को, यानी जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास किया गया था। उसके बाद राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। अंतिम रूप से स्वीकृति राष्ट्रपति 8 सितंबर 2016 को देते हैं। और 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया गया था। अच्छा बताइए, जीएसटी सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन था? ये था असम। असम सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी का अर्थ है सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। आईजीएसटी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब है क्वेश्चन नंबर 20। चाइना मेन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? चाइना मेन का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट। चाइना मेन क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा बताइए, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द भी क्रिकेट से ही संबंधित है। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट ये है बैडमिंटन से संबंधित। अच्छा बताइए, फ्री शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री शब्द है गोल्फ से संबंधित। अच्छा, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी। तो टी शब्द भी गोल से ही संबंधित है। ब्रेस्ट स्टॉक किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्टॉक तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई स्ट्रोक यह भी है तैराकी से संबंधित। अच्छा बताइए, चेकमेट और गैम्बिट ये किस खेल से संबंधित शब्द हैं? तो चेकमेट और गैम्बिट शब्द हैं शतरंज से संबंधित शब्द। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विच द रिकेट्स डिसऑर्डर? तो रिकेट्स कहाँ होता है? हड्डियों में हो जाता है। ऑप्शन 2 सही होगा। और रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। भारत और डैश को 2020 के ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा रूस। भारत और रूस को 2020 के ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ये जोहान्स केपलर को दिया जाता है ग्रहीय गति के 3 नियम। तो ये ग्रहीय गति के 3 नियम क्या थे? तो पहला नियम था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। दीर्घ वृत्ताकार का अर्थ क्या होता है? तो ये बात समझ लीजिए। दीर्घ वृत्ताकार अथवा अंडाकार वृत्त, यानी इसका 2 केंद्र होगा। एक यहाँ केंद्र मान लेते हैं, ये केंद्र है, और ये एक केंद्र है। ये हुआ दीर्घ वृत्ताकार। और सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है, यानी मान चलिए यहाँ सूर्य है, ठीक है। तो इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाएगा विभिन्न कक्षा में। तो ये मान लीजिए पहला कक्षा है तो ये बुध होगा, दूसरा कक्षा, फिर उसी तरह आगे बढ़ेगा। दूसरा इसका नियम है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, यानी यहाँ आएगा तो इसका वेग बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ आएगा तो इसका वेग
घट जाएगा। तीसरा गति का नियम है, ये केपलर का नियम, गति का परिक्रमण काल t, यानी गति का परिक्रमण काल t का वर्ग स्क्वायर ग्रह से सूर्य की औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी r समानुपात r क्यू। इसका अर्थ क्या होता है, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू का अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह होता है कि जो ग्रह सूर्य से अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल अधिक होगा, और जो ग्रह सूर्य से नज़दीक होता है उसका परिक्रमण काल भी कम होता है। जैसे बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि वरुण का परिक्रमण काल है 165 दिन। तो क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है तो इसीलिए इसका परिक्रमण काल कम है, और वरुण सबसे दूर का ग्रह है, इसके लिए इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, हैलोजन के बाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हैलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हैलोजन कहते किसको हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोसले ने दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप को, यानी 17वें वर्ग को कहते हैं हैलोजन वर्ग। तो हैलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। मान लीजिए फ्लोरीन को लेते हैं, जैसे फ्लोरीन F है तो इसका परमाणु संख्या 9 होता है। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-7 होगा। जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। इसलिए बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। वही कह रहा है कि हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, यानी अंतिम प्रश्न है, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक डैश शैली है। बोलाक आर्ट, तो बोलाक आर्ट है नृत्य कला। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तो जिस प्रकार से आपको बोला गया था कि सुबह 6 बजे एक सेट आएगा और शाम को 6 बजे दूसरा सेट आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो जल्द से जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो इस ग्रुप का हिस्सा बनिए और हम आपके अंतिम सफलता तक साथ रहेंगे। तो सिर्फ प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर भी किया कर दीजिए। व्यूज कम आते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगा। भीड़ को देखकर मत अंदाज़ा लगाइए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कि क्या सही है, क्योंकि आपका उम्र लगभग 25 से अधिक का है तो आपको आइडिया तो लगा होगा क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या चीज़ गलत है। तो इसलिए व्यूज पर मत जाइए आप। अगर आप शेयर कीजिएगा तो एक दिन ज़रूर व्यूज बढ़ेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, शुरुआत में थोड़ा कम व्यूज आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 10, 20, 25 जितना ही हैं वही आगे बढ़ाइएगा इस चैनल को। और आप भी इस चैनल का हिस्सा हैं तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत हो गया। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में, कोई रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो वंदे मातरम, जय हिंद।